जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 93। आज का लेक्चर हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा इस सेशन का, और कल हमारा लास्ट चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी चैप्टर था और इसका कल आखिरी लेक्चर होगा। आज की होम असाइनमेंट में एमसीक्यूज़ को भी ऐड कर लें। एमसीक्यूज़ में टोटल चैप्टर 1 में 15 एमसीक्यूज़ हैं। आपने एमसीक्यू नंबर 1 से 14 तक 14 एमसीक्यूज़ करने हैं। जो 15 एमसीक्यूज़ है ये कल के लेक्चर से रिलेट करता है, वो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे। आज की होम असाइनमेंट में वॉल्यूम 1 के, ठीक है जी, एमसीक्यूज़ नंबर 1 से 14 तक। अच्छा, इसके अलावा वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज़ भी अब आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना खुद से। जो एमसीक्यूज़ हो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। जिनमें कोई प्रॉब्लम आए उनको आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। आपका सेशन ख़त्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद, और मैं कोशिश करूँगा मॉक से पहले या मॉक के दिनों में जब मॉक डिस्कशन होगी उसमें आपको बुला लूँ और आपसे पूछ लूँ कि कौन कौन से वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम। वॉल्यूम 1 के तो हमने प्रैक्टिस कर लिए सारे। वॉल्यूम 2 की आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। जो प्रॉब्लम होगी जिन एमसीक्यूज़ में उनको हाईलाइट करना है। एक दिन मैं आपको बुलाऊंगा, आपने वो एमसीक्यूज़ मुझे बताने हैं और हम उनको क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम 1 में तो सारे एमसीक्यू डिस्कस किया, लेकिन वॉल्यूम 2 में हम सिर्फ उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपने इनको खुद से प्रैक्टिस किया हो। तो आज से ही आप वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज़ को भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ठीक है। मीनवाइल आपके कुछ रिवीजन लेक्चर्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक भेज दूंगा। आपने वो रिवीजन लेक्चर जो है उनको भी देख लीजिएगा। क्लियर? तो कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस सेशन का। इसके बाद मैंने आपको कुछ रिवीजन लेक्चर शेयर करने हैं और हमने एमसीक्यूज़ की वॉल्यूम 2 के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करने हैं। ऐसे ही है? चलिए, सबसे पहले आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। होम असाइनमेंट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए थे, दिखाइएगा। वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन नंबर 2। वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन नंबर 2, स्पेसिफाई पाकिस्तान सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडेंटिफाई सेनेट्स रोल इन लेजिस्लेशन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। पाकिस्तान का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है? फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। सिर्फ इतना लिख देंगे कि आगे बताएंगे भी? इसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम, और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। शाबाश, ठीक है। और उसको ब्रीफली हम इसके बाद एक्सप्लेन कर लेंगे कि इनको इलेक्ट कौन करता है। इनका पार्लियामेंट। शाबाश, पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, तो पार्लियामेंट इलेक्ट करेगी। प्राइम मिनिस्टर को कैसे इलेक्ट किया जाता है? इलेक्टेड बाय एमएनएस। और प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? इलेक्टेड बाय एमएनएस, एमपीएस एंड सेनेट। जॉइंट सीटिंग होती है इनकी। जॉइंट सीटिंग से मुराद सारे इकट्ठे बैठते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे पूछ रहा है सेनेट्स रोल इन लेजिस्लेशन प्रोसेस। 2 की पॉइंट्स हैं सेनेट के रोल में। सेनेट का लेजिस्लेशन प्रोसेस में रोल क्या है, इसमें 2 की पॉइंट्स है। पहला की पॉइंट क्या है? ऑल बिल्स अप्रूव्ड बाय नेशनल असेंबली आर आल्सो अप्रूव्ड बाय सेनेट एक्सेप्ट मनी बिल, फाइनेंस बिल, यानी जो बजट, एनुअल बजट होता है आपका। और दूसरा रोल क्या है इसका? प्रमोट नेशनल यूनिटी। कैसे प्रमोट होती है सेनेट से? क्लास में चाय ले आए हो, शाबाश। तो कैसे प्रमोट होती है? सेनेट की वजह से नेशनल यूनिटी कैसे प्रमोट होती है भाई? सेनेट में क्या ऐसी खास बात है? बराबर 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 बराबर, शाबाश। हर प्रोविंस में से कितने सेनेटर्स होते हैं सेनेट में? लेकिन टोटल तो 104 है। 8 फाटा और 4 इस्लामाबाद के बीच में शामिल होते हैं। शाबाश शाबाश। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, इसके अलावा वॉल्यूम 2 का कोई क्वेश्चन था? वॉल्यूम 2 से क्वेश्चन 3, 5 और 9। 3, 5 और 9 भाई ने बताया है। 3 में क्या है? एक्सप्लेन एनी 4 डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉस। सिविल और क्रिमिनल लॉ में फर्क बता देंगे? वो हेडिंग पॉइंट्स याद हैं? पॉइंट्स ही बता दें क्या कहते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स।
बताता क्यों नहीं? सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में क्या फर्क है? सर एक पर्पस है, केस फाइल, पर्पस, केस फाइल्ड बाय, बर्डन ऑफ प्रूफ, पनिशमेंट, एग्जाम्पल, शाबाश। फिर कह रहा है आल्सो आइडेंटिफाई एनी टू क्रिमिनल लॉज विच आर प्रेजेंटली इन फोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान पिनल कोड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, बिल्कुल ठीक है। 5 लिस्ट ऑन द मेन टॉपिक्स आर एरियाज कवर्ड, ये बताया था ना, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ सकता है, या इन्हें पाकिस्तान का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 कि बताइए लिस्ट ऑन द मेन टॉपिक्स एरियाज कवर्ड अंडर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। पार्ट 3 फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें क्या क्या चीजें थी? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात थी, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की बात थी, और फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स वगैरह में वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी इधर आता था ना। याद हो गया मुझे भी, ठीक है। 3 और 5 हो गया। फिर 9 आइडेंटिफाई बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम। पाकिस्तान में बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एंड इस्लामिक शरिया एंड वो गोरों का भी तो कुछ था क्या? इंग्लिश कॉमन लॉ। फिर कह रहे हैं मेन सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम, एग्रीमेंट, शाबाश। ये आपने देखा सारे क्वेश्चंस रिप्रोडक्शन के ही उसने पूछे, ठीक है। बताया था ना हमारे बिजनेस में 4 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स, कोई केस स्टडी नहीं, कंफर्म क्वेश्चंस। ये थे चैप्टर 1, 16, 17 और 18। और बाकी इसको नहीं छोड़ना, बाकी को भी नहीं छोड़ना चैप्टर्स को, इसको खास तौर पे इन चैप्टर्स को नहीं छोड़ना। चले कल के लेक्चर की तरफ चलते हैं। कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सर ये प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी पार्टी, नेशनल असेंबली यूजुअली नॉमिनेट्स प्रेसिडेंट। सर इसमें जो होते हैं ये मेंबर सेनेट के नेशनल असेंबली का प्रोविजन बनाई थी, वो वोट देके प्रेसिडेंट बनाते हैं, तो इसका मतलब जो मेजॉरिटी नेशनल असेंबली में होगी वो भी सिर्फ नॉमिनेट कर देगी या सारों के वोट्स आएंगे? नहीं, नॉमिनेशन प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट के लिए जॉइंट सीटिंग होगी नेशनल असेंबली की, सेनेट की और प्रोविंशियल असेंबली की। इन सब में सबसे ज्यादा जिस पर्सन को वोट पड़ेंगे वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होगा, ये बात क्लियर। लेकिन जो नॉमिनेशन होगी वो उस पार्टी की तरफ से होगी जिसके ज्यादा मेजोरिटी है नेशनल असेंबली में, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनेशन है, जो उसका कैंडिडेट उसका होगा, मतलब उसकी तरफ से भी कैंडिडेट, दूसरी पार्टी भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेजोरिटी पार्टी जो नेशनल असेंबली में होगी वो उसकी नॉमिनेशन है, अपॉइंटमेंट नहीं है। अपॉइंटमेंट कब होगी? जब जॉइंट सीटिंग होगी, जॉइंट सीटिंग होगी, उसमें वोट्स कास्ट होंगे, उस वक्त अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट की। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अच्छा, आज का लेक्चर पूरी तरह अटेंटिव होके, क्योंकि लेक्चर की नोयत ऐसी है कि सिर्फ अगर बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा लॉ किधर से निकल के किधर चला गया, ठीक है। ये आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, और अगर ये स्ट्रक्चर आपने समझ लिया तो बुक में जो सारा लिखा हुआ है वो सिर्फ रीड करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अटेंटिव स्टार्ट करें। कंसेप्ट छोटा सा है लेकिन चूंकि डिफरेंट वेरिएशंस है इसमें, इसलिए आज अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज मैंने आपको दिए हैं। स्टार्ट करें जी, अटेंटिव हो जाइए। कल हमने स्टडी किया था लेजिस्लेटिव बॉडीज, यानी पाकिस्तान में जो कवानीन बनते हैं कौन सी बॉडीज इनमें इन्वॉल्व होती हैं। हमें पता चला 3 बड़ी बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इसमें नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन
लेजिस्लेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता। लेजिस्लेशन प्रोसेस में कौन कौन सी बॉडीज इन्वॉल्व है? प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए आज के लेक्चर में जो प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन है ना, उसमें आपको ये तीनों पार्टीज मिलेंगी, तीनों बॉडीज मिलेंगी। नेशनल असेंबली मिलेगी, सेनेट मिलेगा, प्रेसिडेंट। क्लियर? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। आज क्या सीखने जा रहे हैं? लेजिस्लेशन का प्रोसेस क्या है? कल सीखा था बॉडीज कौन कौन सी, आज सीख रहे हैं प्रोसेस कौन सा है। लेजिस्लेशन प्रोसेस डिपेंड करता है क्या नेशनल असेंबली सेशन में है या नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है। नेशनल असेंबली सेशन में होने या ना होने का मतलब क्या है? देखिए, नेशनल असेंबली जिसमें एमएनएज होते हैं, ये पूरे मुल्क को कैसे चलाना है, क्या पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, इनके वक्तन फवक्तन इजलास होते रहते हैं। 4 महीने में कम अज कम एक दफा इसका इजलास होना जरूरी है, जो नॉर्मली जुम्मे को 2 बजे के बाद हुआ करता है। वैसे ही कह रहा हूं आपको, वरना कभी भी हो सकता है। और लाजमी नहीं कि अगर इस 4 महीनों का जो इजलास हुआ है वो 25 तारीख को हुआ है तो 25 तारीख को ही कंक्लूड हो जाए। वो हो सकता है इजलास हुआ लेकिन उसके बाद सारे मैटर्स उसमें डिस्कस नहीं हो सके, वो पोस्टपोन हो गया, अब वो पीर को फिर से शुरू होगा। तो इसका मतलब है नेशनल असेंबली सेशन में, सेशन का मतलब क्या है? उसका इजलास चल रहा है, चल रहा है। वो हो सकता है एक ही सीटिंग में इजलास खत्म हो जाए अगर सारे मैटर्स डिस्कस हो जाए। वो हो सकता है 3-4 दिन तक चलता रहे, ठीक है, लेकिन 120 दिन में एक दफा कम से कम इजलास जरूरी होगा। अब वो हो सकता है 2 दिन चले, हो सकता है 4 दिन चले, वो डिपेंड करता है मामलात क्या है, नोयत क्या है। वो आपको पता है उस इजलास में फिर तकरीरें कर रहे होते हैं। वो अगर तो छोटी छोटी तकरीर करके निकलते जाएं तो हो सकता है एक दिन में ही सारे मैटर निपट जाए। अगर लंबी लंबी तकरीरें शुरू कर दें, वो याद है एक दफा वो रात 12 बजे तक तकरीर शुरू, 2 बजे तक, तो फिर ऐसे मामले एक ही दिन में वो कंक्लूड नहीं होते मैटर्स, वो फिर अगले दिन जा सकते हैं 2-3। तो नेशनल असेंबली इन सेशन का मतलब समझ आ गया, उसका इजलास हो रहा है। नेशनल असेंबली इन सेशन का मतलब क्या है? उसका इजलास हो। अब अगर उसका इजलास खत्म हो गया, एंड हो गया, 4 दिन तक चला, उसके बाद एंड हो गया, अब अगला इजलास कब होगा? वो होगा 3-4 महीने के बाद, ठीक है। हाँ, 4 महीने के अंदर वो चाहे तो 2 महीने बाद ही करवा लें, 4 महीने में लाजमी है, चाहे 2 महीने बाद करवा लें, ठीक है। तो जब ये 4 दिन इजलास चल रहा होगा, इसको हम कहते हैं नेशनल असेंबली इन सेशन। जब इजलास खत्म हो गया और उसके बाद अब 3 महीने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगला इजलास होना है, तो फिर इन 3 महीने का जो दरमियानी पीरियड है, इसको क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन। एक और टर्म होती है, एक है नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, एक टर्म है नेशनल असेंबली डिसॉल्व होना। डिसॉल्व होने का मतलब कुछ हो रहा है, नॉट इन सेशन का मतलब कुछ हो। नॉट इन सेशन का मतलब क्या है? भाई आजकल कोई मीटिंग शीटिंग नहीं चल रही। डिसॉल्व होने का मतलब क्या? असेंबलियां तोड़ दी गई, असेंबलियां तोड़ दी गई, मार्शल लॉ लगा दिया गया। या तो उस वक्त नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है, या अभी जो 12 अगस्त को होगी, अगर अपने 5 साल पूरे कर ले। नेशनल असेंबली कब डिसॉल्व होती है? जब अपने 5 साल पूरे कर ले, या उससे पहले इसको मार्शल लॉ लगा दिया जाए, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं नेशनल असेंबली डिसॉल्व होना। तो पहले तो मुझे यह बताइए कि आपको नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन और नेशनल असेंबली डिसॉल्व होने में फर्क पता चला कि नहीं पता? चलिए, अभी हम जरा कम खतरनाक बात करते हैं, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन। बल्कि पहले सबसे अच्छी बात नेशनल असेंबली सेशन वाली। मेरी तरफ गुस्से से क्यों देख रहे हो? मैं मार्शल लॉ लगाता रहा हूं क्यों? मैं सच समझो, किताब में लिखा है, मैंने वो समझाना है, वो पढ़ाना है। तो हम पहले पढ़ेंगे नेशनल असेंबली इन सेशन, फिर पढ़ेंगे नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन,
और फिर नेशनल असेंबली डिसॉल्व। ये तरतीब जहन में, अगर मैं कोई एक मिस कर जाऊं मुझे याद करवा दीजिएगा, सर नेशनल असेंबली डिसॉल्व वाली बात भूल गया। तो अब कानून साजी कैसे होगी? सबसे पहले नेशनल असेंबली, जब ज्यादातर सिचुएशन में कानून साजी कब होती है? जब नेशनल असेंबली सेशन में हो। क्योंकि अगर कोई कानून पास करना भी है ना और नेशनल असेंबली का इजलास आने में 2 महीने हैं तो 2 महीने इंतजार किया जाता है। ये जो कानून होते हैं ये 2-4 महीने पेंडिंग पड़े रहे, कोई इतनी इमरजेंसी की बात नहीं है। हमारा आपको पता है एक बिल 2-3 साल हो गए पेंडिंग में पड़ा हुआ है, पर्सनल प्रोटेक्शन बिल वाला, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल वाला, याद है 2020 वाला, वो 3 साल हो गए अभी, उसके ऊपर डिस्कशन कोई चल रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो ना, तो अगर नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन है तब भी लॉ मेकिंग हो सकती है। एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो रास्ता भी रखा गया है। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर जो लॉज होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? व्हेन नेशनल असेंबली इन सेशन। तो हमारे पास लॉ मेकिंग प्रोसेस में 3 तरीके लॉ ने दिए, 3 रस्तों से लॉ मेकिंग हो सकती है। तीनों पढ़ेंगे 1 बाय 1। एक है व्हेन नेशनल असेंबली इन सेशन, दूसरा है व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, और ये पता चल गया नॉट इन सेशन का मतलब क्या है? 2-3 महीने का ब्रेक है। और तीसरा तरीका क्या है? मनी बिल। अगर मनी बिल आपने प्रूव करवाना है उसका तरीका क्या? सबसे पहले सबसे ज्यादा जो यूज होता है तरीका, जिसे कहते हैं नेशनल असेंबली इन सेशन। क्या होगा जब नेशनल असेंबली अच्छा आपको पता है सेनेट तो हमेशा ही सेशन में रहेगा, वो तो कभी डिसॉल्व होता ही नहीं ना, परमानेंट लेजिस्लेटिव अमर है वो तो नेशनल असेंबली जब सेशन में होगी, इन सेशन है, तो क्या होगा? बिल नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट होगा। बिल कहानी शुरू कहां से होगी? नेशनल असेंबली में किसी को ख्याल आएगा, किसी भाई ये खवातीन के हकूक के ऊपर कोई बिल मौजूद नहीं है, ये पास किया जाए फॉर एग्जाम्पल। तो नेशनल असेंबली में एक बिल प्रेजेंट किया जाए, ओरिजिनेट होगा। क्या होगा? अच्छा, जब तक कोई भी कानून पास नहीं हुआ ना, प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए, उसे बिल बोलते हैं। और जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाए, एक्ट बोलते हैं। ये बिल और एक्ट में फर्क पता है ना आपको? हाँ। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? बिल नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा। अच्छा, मैं यहां पे वर्ड बोल रहा हूं नेशनल असेंबली, ताकि कंसेप्ट क्लियर। हालांकि ये वाइस वर्सा भी काम करता है, यानी ऐसा भी होता है कि बिल नेशनल असेंबली में पहले ओरिजिनेट हो फिर सेनेट में भेजे। ऐसा भी हो सकता है पहले सेनेट में ओरिजिनेट हो फिर नेशनल असेंबली में भेजे। बहुत नहीं समझ आई? यानी 2 हाउसेज है ना हमारे, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। बिल लोअर हाउस से अपर हाउस में जा सकता है और अपर हाउस से ओरिजिनेट हो गए लोअर हाउस। बुक में जो वर्डिंग लिखी है वो जनरल फॉर्म में लिखी है कि इफ बिल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन हाउस इट विल बी सेंड फ्रॉम ओरिजिनेटिंग हाउस टू अदर हाउस। ये जनरल लैंग्वेज है। हम जनरल लैंग्वेज के साथ कंसेप्ट सही तरह नहीं बैठता, तो मैं आपको स्पेसिफिक लैंग्वेज के साथ समझाऊंगा नेशनल असेंबली से स्टार्ट करवा के। लेकिन याद रखें सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा सेनेट के लिए भी। ये बात समझ आ रही है? किताब में जनरल लैंग्वेज, बिल शैल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम फर्स्ट हाउस एंड देन ओरिजिनेटिंग हाउस विल सेंड इट टू अदर हाउस, then other house will pass it or send back to originating house। इस तरीके से बात लिखी है, अदर हाउस originating house। लेकिन हम originating house की बजाय कौन सी वर्ड यूज करेंगे? नेशनल असेंबली। और अदर हाउस की बजाय, लेकिन originating हाउस याद रखिएगा सेनेट भी हो सकता है, ठीक है? उस सूरत में अदर हाउस कौन हो जाएगा? नेशनल असेंबली। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जिस तरीके से आई कि आप ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, हम भी उस तरीके से आपको बता रहे हैं।
आपने जब लिखना है, समझने के लिए नेशनल असेंबली की एग्जांपल है, लेकिन लिखते हुए आपने भी कोशिश करनी है वो जनरल टर्म ही यूज करें तो बेहतर है। जनरल टर्म क्या? ओरिजिनेटिंग हाउस और अदर हाउस। सेनेट और नेशनल असेंबली की बजाय कौन सी टर्म यूज करें? ओरिजिनेटिंग हाउस और अदर। ओरिजिनेटिंग हाउस कौन सा है? अक्लमंद इंसान तो दोनों जगह पे है ना, वो असेंबली में भी है, सेनेट में भी है। किसी के भी दिमाग में अल्लाह ताला बात डाल सकते हैं कि इस बात पे कानून साजी होनी चाहिए, तो इसलिए नेशनल असेंबली भी प्रपोज कर सकती है कोई बिल, और सेनेट भी। हम एज्यूम कर रहे हैं नेशनल असेंबली से। स्टेप नंबर 1, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या होगा? वेन नेशनल असेंबली इन सेशन। स्टेप नंबर, नेशनल असेंबली में बिल डिस्कस होगा, कोई एक एमएनए प्रेजेंट करेगा, डिस्कस होगा। अगर अप्रूव हो जाता है उस बिल को सेंड किया जाएगा अदर हाउस यानी सेनेट को। ओरिजिनेटिंग हाउस यानी नेशनल असेंबली बिल पास करने के बाद उसको सेंड करेगी कहां? सेनेट में। अब आगे 3 ऑप्शंस हैं, या तो सेनेट इसे पास करेगी एज इट इज, या पास करेगी विद अमेंडमेंट्स, या पास नहीं करेगी। या पास करेगी या पास नहीं करेगी, या विद अमेंडमेंट्स। भाई ऐसा ही होगा ना? फिर से बताइए, नेशनल असेंबली से बिल गया सेनेट में, अब सेनेट में इसके ऊपर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, इसके बाद क्या हो सकता है? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो सेनेट में पास हो जाएगा एज इट इज, या रिजेक्ट हो जाएगा यानी पास नहीं होगा, या पास होगा विद, या एज इट इज पास होगा, या विद मॉडिफिकेशन पास होगा, या पास नहीं होगा। सेनेट में क्या होगा? या तो बिल एज इट इज पास हो जाएगा, या विद अमेंडमेंट पास होगा, या पास ही नहीं होगा। अब देखते हैं, अगर तो सेनेट में एज इट इज पास हो गया, सेनेट passes bill without amendments, Senate passes bill without amendments, तो फिर ये बिल किधर जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर इसको अप्रूव करना है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट समझता है कि ये बिल मुनासिब नहीं है, इसके ऊपर रीथिंकिंग होनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट इसको 10 दिन के अंदर या अप्रूव करेगा या अप्रूव नहीं करेगा। अगर प्रेसिडेंट इसको 10 दिन के अंदर अप्रूव कर देता है, बेहतरीन, ये क्या बन जाएगा? एक्ट। फिर से सुनिए, बिल ओरिजिनेट हुआ नेशनल असेंबली में, सब अप्रूव होने के बाद किधर भेजा? सेनेट ने अगर एज इट इज अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी अगर अप्रूव कर दिया, एक्ट बन जाएगा। 10 दिन के अंदर अप्रूव करना। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया, तो ये बिल वापस भेजा जाएगा जॉइंट सीटिंग में। जॉइंट सीटिंग किस किस की? सेनेट और नेशनल असेंबली की। प्रोविंशियल असेंबली नहीं है इसमें, सेनेट और कि भाईजान एक दफा फिर से गौर फिक्र कर लीजिए, अलग-अलग पास हुआ है, अब जरा इकट्ठे पास कर लीजिए बैठ के। ठीक है, जब जॉइंट सीटिंग ने भी इसको अप्रूव कर दिया, अगर तो जॉइंट सीटिंग ने इसको डिसअप्रूव कर दिया तो ये फारग हो गया। हालांकि पहले अप्रूव हो चुका है अलग-अलग, लेकिन जॉइंट सीटिंग में डिसअप्रूव हो गया तो फारग हो जाएगा। लेकिन अगर जॉइंट सीटिंग में अप्रूव हो गया, अब दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब की बार प्रेसिडेंट को अप्रूव करना ही करना है। जॉइंट सीटिंग से अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। कुछ समझ आई बात? तो प्रोसेस क्या हुआ लेजिस्लेशन का? फिर से सबसे पहले ओरिजिनेटिंग हाउस नेशनल असेंबली में हुआ, फिर अदर हाउस सेनेट में भेजा गया। अगर अदर हाउस यानी सेनेट विदाउट अमेंडमेंट पास कर दे से प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट अगर एज इट इज पास कर दे, अगर प्रेसिडेंट एज इट इज पास ना करे जॉइंट सीटिंग में जाएगा। जॉइंट सीटिंग अगर रिजेक्ट कर दे तो फिर फारग, और अगर जॉइंट सीटिंग पास कर दे फिर प्रेसिडेंट इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, साइन करने ही पड़ेंगे।
प्रेसिडेंट खुद से अमेंडमेंट नहीं कर सकता। वो जब कभी अमेंडमेंट है उसने अपनी ये भेजनी है जॉइंट सिटिंग में। भाई ये बात समझ आ गई? अब चलते हैं वापस। दूसरा केस क्या? बिल ओरिजिनेट हुआ नेशनल, ओरिजिनेटिंग हाउस ने अदर हाउस को भेजा, अदर हाउस ने इसे पास किया विद अमेंडमेंट। अब अगर सेनेट ने कुछ अमेंडमेंट किया, गैस कीजिए, वो सेनेट ने तो अप्रूव कर दी अमेंडमेंट्स, नेशनल असेंबली में अमेंडमेंट्स अप्रूव हुई है क्या? नहीं। तो क्या ये बिल अब डायरेक्ट प्रेसिडेंट को भेज देना चाहिए कि दोबारा नेशनल, ताकि वो अमेंडमेंट्स को रिकंसीडर कर ले, क्योंकि उनको भी पता चल जाए क्या अमेंडमेंट्स है। इसीलिए अगर सेनेट ने बिल पास किया है विद अमेंडमेंट तो इसे दोबारा नेशनल असेंबली को भेजा जाएगा। अगर नेशनल असेंबली इसे पास कर दे, गैस कीजिए अब क्या होगा? प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, अप्रूव कर जाए। अगर 10 अप्रूव कर दे, अप्रूव ना करे तो जॉइंट सिटिंग में जाएगा। जॉइंट सिटिंग अप्रूव कर दे तो अब प्रेसिडेंट ना नहीं कर सकता। क्लियर? ये फिर से बिल ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेटिंग हाउस नेशनल असेंबली में भेजा, सेनेट में, सेनेट ने इसे पास किया विद अमेंडमेंट। अब किधर जाएगा? नेशनल असेंबली ने कहा हम नहीं अमेंडमेंट्स मानते हैं, अभी कैंसल नहीं होगा, अभी जॉइंट सिटिंग में जाएगा। अब क्या होगा फिर? जॉइंट, यहां पे ये देखें, जॉइंट सिटिंग में जाएगा। अगर नेशनल असेंबली से सेनेट में पहुंचा, सेनेट ने विद अमेंडमेंट पास किया, ये जाएगा नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली ने अमेंडमेंट्स को अप्रूव। अब क्या झगड़े वाली बात हो गई? कहां निपटाया जाएगा? इकट्ठे बैठ के जॉइंट सिटिंग में। जॉइंट सिटिंग अप्रूव कर दे तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला देगा। अगर जॉइंट सिटिंग अप्रूव ना करे तो फिर पर कुछ समझ आए? यस सर। फिर से अब तीसरा तरीका, नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, ओरिजिनेटिंग हाउस ने बिल भेजा सेनेट को, सेनेट ने इसे अप्रूव ही नहीं किया, 90 दिन गुजर गए, या तो 90 दिन से पहले ही रिजेक्ट कर दिया या 90 दिन गुजर गए अप्रूव नहीं किया। प्रेसिडेंट ने 10 दिन में अप्रूव करना होता है, सेनेट ने 90 डेज में। 90 डेज में या तो अप्रूव, या तो 90 डेज से पहले ही रिजेक्ट कर दिया या 90 डेज गुजर गए और कुछ भी नहीं किया। अब क्या होगा? अब तो मसला झगड़े वाली बात हो गई कि असेंबली ने अप्रूव कर दिया, सेनेट ने अप्रूव नहीं किया। झगड़े वाली बात होगी, कहां सुलझाई जाएगी? जॉइंट सिटिंग में। ये अब दोबारा वापस नेशनल असेंबली में नहीं भेजा गया, क्योंकि इसमें कुछ ने कुछ अप्रूव किया ही नहीं है। इसमें तो ज्यादातर अप्रूव हो गया था, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट थी, तो अमेंडमेंट के अप्रूवल के लिए नेशनल असेंबली भेजा, इसमें कुछ भी अप्रूव नहीं किया। अब ये जॉइंट सिटिंग में जाएगा। अगर जॉइंट सिटिंग अप्रूव कर दे तो प्रेसिडेंट के पास, और अगर जॉइंट सिटिंग अप्रूव ना करे, एक दफा इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर जहन में होगा, समझ में आएगा, जहन में बैठेगा, फिर आप पढ़ेंगे आसानी से समझ आता जाएगा जो लिखा हुआ है। डायरेक्ट पढ़ें तो मिक्स हो जाती है चीजें। देखिए समझ आ रहा है? एक दफा देख ले इसको, सारा स्ट्रक्चर, पहले किधर ओरिजिनेट हो रहा है, किधर जा रहा है, क्या ऑप्शंस हैं? जी देख लिया आपने? अच्छा, ये सारा प्रोसेस था तब जब नेशनल असेंबली सेशन में हो। अब नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, महीना पहले सेशन हुआ था, अगला सेशन 2 महीने बाद है। लेकिन कोई अहम नोयत के मामले पे कानून साजी करनी है। IMF ने कहा भाई आप लोगों को लोन चाहिए ना, तो ये लॉ पास करो, ये मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ पास करो, फिर हम लोन देते हैं।
वरना हमने लोन नहीं देना। अब बताइए क्या 2 महीने तक इंतजार करना चाहिए कि अगले सेशन में ये, भाई पैसों की जरूरत तो फौरी तौर पे होती है। तो आइन में क्या ऐसा रास्ता है कि अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, उसमें भी डिले है सेशन में, तो फौरी तौर पे कोई कानून बनाया जा सके? क्या ऐसा रास्ता है आइन में? बिल्कुल है। इस रास्ते को नेशनल असेंबली और सेनेट वाले पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये चोर रास्ता है। नेशनल असेंबली सेनेट वाले क्या कहते हैं? ये चोर रास्ता है, हमें खबर भी नहीं लगने दी और कोई कानून पास कर दिया। लेकिन एक्ट में इजाजत है तो है लीगल। ये रास्ता क्या है कि अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो डायरेक्टली अपने ही साइन करके, एक ही साइन होंगे, ना नेशनल असेंबली के ना सेनेट के, सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन होंगे और कोई बिल अप्रूव हो जाएगा। लेकिन इसको एक्ट नहीं कहेंगे। एक्ट का मतलब होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का पूरा नाम क्या है? एक्ट ऑफ। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। क्यों नहीं है? पार्लियामेंट से हो गया। इसको नाम देते हैं ऑर्डिनेंस का। इसे कहते हैं ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है। क्या है? प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है। लेकिन आइन ने ये कहा है कि ये आर्जी तौर पे हमने आपको रास्ता दिया है, इसका वैलिडिटी पीरियड होगा 120 दिन। आपने ऑर्डिनेंस 120 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना है, नेशनल असेंबली से अप्रूव करवाना है। अगर 120 दिन के अंदर अंदर आपने ये ऑर्डिनेंस, होगा ये वैलिड 120 दिन तक, इतना ही वैलिड जितना कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। लीगल स्टेटस में कोई फर्क, सिर्फ एक चीज का फर्क है। क्या? इसका टेन्योर, इसका वैलिडिटी पीरियड 120 दिन है। 120 दिन के बाद ये वॉइड हो जाएगा। इसीलिए जरूरी होता है कि 120 दिन गुजरने से पहले पहले इसे नेशनल असेंबली से अप्रूव करवा लिया जाए, या कम से कम नेशनल असेंबली में प्रेजेंट कर दिया जाए अप्रूवल के लिए। या तो 120 दिन के अंदर अप्रूव करवा लें, या 120 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली में प्रेजेंट कर दिया जाए अप्रूवल के लिए। नेशनल असेंबली अगर चाहे तो इसका जो वैलिडिटी पीरियड है मजीद एक्सटेंड कर सकती है कि सर अभी हम कंसीडरेशन करें, ये 120 दिन के लिए और अप्रूवल दे दी, ताकि हम इसको मजीद गौर फिक्र कर लें, तो फिर इसका वैलिडिटी पीरियड बढ़ जाएगा। वरना बाय डिफॉल्ट इसका ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी पीरियड क्या है? 120। तो खुद बताइए, बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट ये क्या कहलाता है? एक्ट। और बिल पास्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली, प्रेसिडेंट ओनली, वो ऑर्डिनेंस कहलाता है। ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी पीरियड क्या है? 120 डेज के अंदर अगर नेशनल असेंबली से अप्रूव ना या प्रेजेंट ना किया तो वाइड। ये बात समझ आ गई? ये देखिए यही कह रहा है, नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ये इतना ही इफेक्टिव होगा जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन फर्क इसका क्या है? ये वैलिडिटी पीरियड 120 दिन है। 120 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली को भिजवाना है। अगर नेशनल असेंबली से अप्रूव नहीं करवाया, प्रेजेंट नहीं किया, तो ये वाइड। अगर नेशनल असेंबली इसके ऊपर गौर फिक्र कर रही हो और 120 दिन गुजर जाए, तो नेशनल असेंबली इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है कि जब तक हम फाइनल किसी फैसले पे नहीं पहुंचते, इसका वैलिडिटी पीरियड मजीद बढ़ा दिया जाए। क्लियर हो गया? अब 2 प्रोसेस आपको बता दिए, 2 रास्ते बता दिए लॉ मेकिंग के। पहला कौन सा? नेशनल असेंबली इन सेशन। दूसरा रिवाइज करवा दो, करवा देते हैं, ऐसा कौन सा मसला है? आप कहें और रिवाइज ना करवाएं, बस प्रॉब्लम ही कोई नहीं। फिर से आज हम क्या पढ़ रहे हैं? लेजिस्लेशन प्रोसेस। लेजिस्लेशन मेकिंग के 3 प्रोसेस हैं। When National Assembly in session, when National Assembly is not in session, और केस ऑफ मनी बिल, ये 3। पहला रास्ता सबसे ज्यादा यूज होता है, वो कौन सा है? नेशनल असेंबली इन सेशन। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा?
बिल ओरिजिनेटिंग हाउस में प्रेजेंट होगा, पास होगा, जैसे नेशनल असेंबली। अदर हाउस में भेजा जाएगा, सेनेट में। सेनेट से 3 रास्ते निकलेंगे, या तो अप्रूव कर लेगा एज इट इज विदाउट अमेंडमेंट, या अप्रूव करेगा विद अमेंडमेंट, या अप्रूव नहीं करेगा। अगर अप्रूव करता है विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट या तो अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। अगर अप्रूव करता है तो एक्ट, अप्रूव नहीं करता तो जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग या तो अप्रूव करेगी या नहीं करेगी। अप्रूव नहीं करती तो फारग, और अप्रूव करती है अब प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, वापिस आ जाएं सेनेट के दूसरे ऑप्शन के ऊपर। अगर सेनेट अप्रूव करती है विद अमेंडमेंट तो ये बिल जाएगा नेशनल असेंबली। अगर नेशनल असेंबली इसको अप्रूव कर दे तो प्रेसिडेंट, और फिर वही प्रेसिडेंट या तो 10 दिन के अंदर अप्रूव करेगा या नहीं करेगा। और अगर नेशनल असेंबली अमेंडमेंट्स को अप्रूव नहीं करती, झगड़े वाली बात हो गई। झगड़े वाली बात किधर जाएगी? अब झगड़े वाली बात हमेशा जॉइंट सीटिंग में जाती है, पंचायत लगेगी उधर, वहां पे फैसला होगा, मुकाबला होगा, फैसला होगा। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरा केस कौन सा था कि सेनेट, नेशनल असेंबली से क्या सेनेट ने इसे पास ही नहीं किया, या 90 डेज हो गए अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, या रिजेक्ट कर दिया 90 डेज से पहले ही, या 90 डेज गुजर गए हैं, पास नहीं किया। अब क्या होगा? झगड़े वाली बात। अब जॉइंट सीटिंग, अब डायरेक्ट जॉइंट सीटिंग में जाएगा। अब नेशनल असेंबली के थ्रू नहीं, डायरेक्ट जॉइंट सीटिंग में जाएगा। जॉइंट सीटिंग या तो अप्रूव करेगी या नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो कैंसिल हो जाएगा, ये बिल शिल सारा फारग उधर ही। और अगर जॉइंट सीटिंग ने अप्रूव कर दिया प्रेसिडेंट, और जॉइंट सीटिंग से अप्रूव हो के आ जाए, प्रेसिडेंट इसे वापस नहीं कर सकता, उसे साइन करने ही पड़ेंगे। कितने दिन के अंदर अंदर? 10 दिन के अंदर अंदर। भाई यहां तक क्लियर है जी? अब आगे चलते हैं। और अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं हो तो प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट ही के साइन से क्या कोई लॉ इनेक्ट हो सकता है? उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। ये इतना ही इफेक्टिव है जितना एक्ट, लेकिन 120 दिन के लिए। 120 दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है? नेशनल असेंबली से या तो अप्रूव कराना पड़ेगा या इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेशनल असेंबली चाहे तो इसे 120 से ज्यादा बढ़ा भी सकती है दिन, कि हम और फिक्र कर ले, और चाहे तो उसी वक्त ही कैंसिल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर इस सवाल का जवाब दे दिया इसमें तो अभी तक जो कुछ पढ़ाया समझ आ गया। पूछूं? प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया 5 मार्च को, इसका वैलिडिटी पीरियड क्या है? 120 दिन। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक, तकरीबन 5 जुलाई तक लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा 1-2 दिन। 5 जुलाई, 5 अप्रैल को पास किया, 5 जुलाई तक, 5 मार्च को। 25 अप्रैल को नेशनल असेंबली का सेशन हुआ, उन्होंने इसको उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा खत्म, ये ऑर्डिनेंस ठीक नहीं है, गलत, कैंसिल करो। क्या ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाएगा कि 120 दिन तक चलेगा? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाएगा? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है नहीं, हालांकि नेशनल असेंबली ने कैंसिल, फिर भी 120 दिन तक चलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नेशनल असेंबली अर्लियर कैंसिल भी कर सकती है। 120 डेज है भिजवाने के लिए, लेकिन अगर पहले पहुंच गया उधर और उन्होंने पहले फैसला कर लिया, 120 डेज मैक्सिमम लिमिट है भेजने की। 120, ये नहीं है कि 120 दिन पूरे होने पे ही भिजवाया जाएगा। 120 डेज से पहले भी कर सकते हैं। अप्रूव या रिजेक्ट का डिसीजन 120 डेज से पहले भी कर सकते हैं, और बाद में भी, वो फिर नेशनल असेंबली की मर्जी होगी। मैं समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर से रिवाइज कर ले। अच्छा चले आगे चलते हैं। थर्ड मनी बिल जी भाई पूछ ले, कोई बहुत जोर से क्वेश्चन आया मेरे भाई को, पूछ। जैसे हंस रहा ना, कोई भूंगा क्वेश्चन नहीं होगा, पूछ ले मेरा भाई। जॉइंट सीटिंग का कौन था?
सरबराह अच्छा, मैं समझा कह रहा सरबाला कौन होता है एकदम मैं परेशान हो गया, झगड़े में सरबाला तो नहीं होता। हाँ जी, नेशनल स्पीकर ही होगा, स्पीकर जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है, जो चेयरमैन है, चेयरमैन वही। नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट ने अगर ऑर्डिनेंस भेज दिया 60 दिनों में तो सर उन्होंने अप्रूव करना उससे आगे 120 दिन होंगे या टोटल 120 दिन। जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किए ना, और नीचे जो डेट लिखी कि आज के दिन मैंने साइन किया है, उस वहां से दिन शुरू हो जाएंगे इसके। 120 दिन की जिंदगी है, ऑर्डिनेंस की जिंदगी कितनी है? लेकिन नेशनल असेंबली अर्लियर इसको कैंसिल भी कर सकती है और इसकी जिंदगी में इजाफा भी कर सकती है। अब आते हैं मनी बिल की तरफ। मनी बिल क्या? फाइनेंस बिल। हर साल जून में फाइनेंस बिल अप्रूव किया जाता है। कहां पेश होता है, याद है आपको? नेशनल असेंबली में। अच्छा, सेनेट को आप मनी बिल भिजवाना चाहे ना कि भाई मशवरा दे दे, सेनेटर से मशवरा तो भिजवा सकते, भिजवाने में कबाहत कोई नहीं है, लेकिन मनी बिल सेनेट से अप्रूव करवाना जरूरी नहीं है। उनको भिजवा के उनसे मशवरा ले लेना चाहिए, अच्छी बात है ना। मशवरा नहीं, सारों से नहीं लेना चाहिए। जितने मशवरे उतना ही कंफ्यूजन ज्यादा, जितना ज्यादा मशवरा लेंगे उतनी ही कंफ्यूजन ज्यादा। इसीलिए नेशनल असेंबली अगर चाहे तो सेनेट में भेज सकते हैं मनी बिल को कि मशवरा दे दे भाई, वरना नहीं। और मशवरा तो आईकैप भी दे दिया करता है फाइनेंस बिल पे। कभी देखेंगे अगली दफा फाइनेंस बिल से पहले आईकैप या डिफरेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकमेंड, मशवरा तो कोई भी दे देता है, चलते फिरते कोई भी मशवरा दे देता है, लेकिन उसका मशवरा लेना भी लाजमी नहीं, और अगर मशवरा लिया उसके ऊपर अमल करना भी लाजमी नहीं है। नेशनल असेंबली जो मनी बिल होगा वो नेशनल असेंबली अप्रूव करेगी, और नेशनल असेंबली से अप्रूवल के बाद डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करेगा। ठीक है, लेकिन ये बाकी के कंसेप्ट वही है, यानी प्रेसिडेंट हो सकता है 10 दिन के अंदर अप्रूव करे, हो सकता है ना करे। ठीक है, लेकिन इसमें वैसे ना वाली बात नहीं होती। इसमें कौन सा जॉइंट सीटिंग है? इसमें अप्रूव करना ही करना है उसने, इसमें अप्रूव। तो मनी बिल की अप्रूवल कैसे होती है भाई? नेशनल असेंबली। अच्छा, आपने एग्जाम में ये बात लाजमी लिखनी है, विदाउट अप्रूवल ऑफ सेनेट। यानी जब कभी मनी बिल के अप्रूवल की बात करेगा कैसे होती है, ये तो अंडरस्टूड है ना। आप लिखेंगे स्टेप नंबर 1 बाय नेशनल असेंबली, स्टेप नंबर 2 बाय प्रेसिडेंट। ये तो लिखना ही, ये भी साथ लाजमी लिखना है क्या? सेनेट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। सेनेट अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। किस केस में? बिल के केस में। शाबाश भाई, ये बात भी समझ आ गई। ठीक है ना? क्या रिवीजन? कोई बात नहीं, अभी करवा देते हैं। इसमें क्या इसमें परेशान होने की क्या बात है? अभी अब से पहले लेजिस्लेशन प्रोसेस में आज गुस्से से भी देख ले, कोई मसला आज मैंने फिक्र नहीं करी। लेजिस्लेशन प्रोसेस के 3 रास्ते हैं। मैं नेशनल असेंबली इन सेशन, मैं नॉट इन सेशन, मैं मनी बिल। जब नेशनल असेंबली सेशन में होगी, ओरिजिनेटिंग हाउस से बिल ओरिजिनेट होगा, फिर अप्रूवल के बाद अदर हाउस में भेजा जाएगा। अदर हाउस के पास 3 ऑप्शंस है, अप्रूव विदाउट अमेंडमेंट, या अप्रूव विद अमेंडमेंट, या डज नॉट अप्रूव इन 90 डेज। अगर अप्रूव एज इट इज विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर साइन, ये बड़ा है, और 10 दिन के अंदर उसने कहा फारग, जॉइंट सीटिंग ने अप्रूव किया, प्रेसिडेंट करना ही पड़ेगा साइन। जॉइंट सीटिंग ने फारग कर दिया, बिल फारग। फिर आ जाए, अगर सेनेट यानी जो अदर हाउस है विद अमेंडमेंट किया, फिर किधर जाएगा? नेशनल असेंबली।
और अगर नेशनल असेंबली ने अप्रूव कर दिया प्रेसिडेंट, और अप्रूव नहीं किया जॉइंट सिटिंग, झगड़े वाली बात। और अगर सेनेट ने अप्रूव ही नहीं किया 90 डेज में जॉइंट सिटिंग, फिर जॉइंट सिटिंग के मुताबिक। वेरी क्लियर ये। अच्छा, फिर अगर नेशनल असेंबली सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंस बाय साइनिंग इफेक्टिव एज इफ एक्ट, उतना ही इफेक्टिव जितना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता, लेकिन 120 डेज के लिए। विद इन 120 डेज नेशनल असेंबली के पास भिजवाना है, या तो प्रूव करवाना है या भिजवाना है। नेशनल असेंबली चाहे तो 120 डेज से पहले भी इसको रिजेक्ट कर सकती है, नेशनल असेंबली चाहे यानी इसकी जिंदगी को कम भी कर सकती है नेशनल असेंबली जल्दी रिजेक्ट करके, और बढ़ा भी सकती है, मजीद 120 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जी स्टैंडर्ड। फिर इसके बाद नहीं, ये जो बिल होगा इसमें बाकी नेशनल असेंबली में भेजने के बाद सेनेट की अप्रूवल चाहिए होगी। सिर्फ मनी बिल के केस में, तीसरा केस कौन सा, मनी बिल के केस में सेनेट की अप्रूवल नहीं चाहिए। स्टेप नंबर 1 नेशनल असेंबली, स्टेप नंबर 2 प्रेसिडेंट। ये खास तौर पे लिखना है, इसका नंबर होगा, अप्रूवल ऑफ सेनेट इज नॉट रिक्वायर्ड। और वैलिडिटी पीरियड कितना है 120 दिन। बताना है कहां से, फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर ऑर्डिनेंस। ठीक है जी। अच्छा, अब सुन लीजिए, पुराने जमाने में आपने वो हैर नहीं पढ़ी होगी कहानियां, वो जिन्नों भूतों वाली कहानियां पढ़ी है हाँ? उसमें कोई जादूगर है, जादूगर वो क्या करते थे, वो कोई शहजादा शहजादी को ढूंढने आता था ना, तो जादूगर जादू से महल बना देता था। वो बेसिकली इल्यूजन होता था, महल, उसके अंदर उसके गुलाम और उसके वो लड़ने वाले तलवारें लेके खड़े हैं। लेकिन जैसे ही शहजादा उस जादूगर को मारता था, जरा गैस कीजिए, सिर्फ जादूगर मरता था कि उसका सारा महल भी गायब हो जाता था। महल, क्योंकि वो उसके जादू पे खड़ा था, वो मर गया तो महल कहाँ रहना है, वो भी फारग। तो बताइए, अगर नेशनल असेंबली ने कोई लॉ पास कर दिया, अच्छा स्टेप नंबर 1 लॉ नेशनल असेंबली में अभी कंसीडर हो रहा है, अभी स्टेप नंबर 1 नेशनल असेंबली में, और नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, मार्शल लॉ लग गया, उन्होंने आगे नेशनल सारे सबके सर कलम कर दिया, जादूगर सारे मारे गए। अब जो नेशनल असेंबली में लॉ डिस्कस हो रहे थे, ये महावर्तन कह रहा हूं भाई, सच में जो थोड़े सच में बड़े एहतराम के साथ उनको घर भेजा जाता है हाँ, बल्कि जो घर जाने को तैयार ना हो उसे कंधों पे उठा आगे, साथ वाले एमएनए के कंधों पे। तो जो याद रखिए, अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी, जो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुए थे और अभी उधर ही डिस्कस हो रहे हैं, वो बिल फारग। समझ आ गई बात? जो नेशनल असेंबली से अप्रूव हो गए थे और सेनेट में चले गए थे, अभी अंडर डिस्कशन है सेनेट के, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, बताइए वो अभी वैलिड रहे कि वो भी खत्म हो गए? गैस कीजिए, वो भी खत्म हो गए। सेनेट अब उनको पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जिसने ओरिजिनेट किए थे वही खत्म हो गए। जादूगर ही मारा गया तो महल भी उसका उसी वक्त गायब हो जाएगा। लेकिन ऐसे बिल जो सेनेट से ओरिजिनेट हुए और अभी सेनेट में है, वो वैलिड हैं। क्या पार्लियामेंट, वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई, सेनेट डिसॉल्व, वो तो अमर है, वो तो अमर है। तो डेसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली का बिल पे क्या इफेक्ट होगा, ये समझ आया? चलिए, क्या कह रहे हैं, रिवाइज करवा दूं? परेशानी की क्या बात है भाई, नो प्रॉब्लम। चले अच्छा आप कर दें। अगर आपने कर दिया तो मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा। स्टेप नंबर 1, लॉ मेकिंग प्रोसेस के कितने तरीके हैं? कौन कौन से? सेशन, नॉट इन सेशन,
मनी बिल। नेशनल असेंबली सेशन है तो फिर ओरिजिनेटिंग हाउस में ओरिजिनेट होगा, फिर कहाँ भेजा जाएगा? अच्छा मुझे बताइए, ओरिजिनेटिंग हाउस अदर हाउस के साथ रिवीजन करें हम या कि नेशनल असेंबली सेनेट के साथ? ओरिजिनेटिंग हाउस के साथ कर लेते हैं। ओरिजिनेटिंग हाउस से ओरिजिनेट हुआ, अदर हाउस में सेंड हुआ, अगर अदर हाउस विदाउट अमेंडमेंट अप्रूव करता है प्रेसिडेंट, और अगर विद अमेंडमेंट अप्रूव करता है ओरिजिनेटिंग हाउस। ओरिजिनेटिंग हाउस अगर अमेंडमेंट अप्रूव नहीं करता, जॉइंट सीटिंग में अप्रूव हो गया, प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा अगर ओरिजिनेटिंग हाउस से अदर हाउस में भेजा गया और अदर हाउस ने 90 डेज को अप्रूव नहीं किया या पहले ही रिजेक्ट कर दिया, अब खत्म हो गया क्या? अब जॉइंट सीटिंग में जाएगा। जॉइंट सीटिंग ने अप्रूव कर दिया तो प्रेसिडेंट, और अगर जॉइंट सीटिंग ने अप्रूव नहीं किया था, अब आ जाइए कि व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, है नेशनल असेंबली तो प्रेसिडेंट साइन कर सकता है। उसका लीगल स्टेटस क्या होगा? एज इफेक्टिव एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन 120 डेज ओनली। हाँ, नेशनल असेंबली अर्लियर इसको कैंसिल भी कर सकती है और इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है। 120 डेज के अंदर अंदर ये ऑर्डिनेंस किधर भेजना या अप्रूव करवाना जरूरी है? नेशनल असेंबली। अगर नहीं भेजा तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और आखिरी जो मनी बिल नेशनल असेंबली अप्रूव करेगी, फिर प्रेसिडेंट पे आ जाएगा। अप्रूवल ऑफ सेनेट नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो जो अभी बिल एक्ट बनने के प्रोसेस में उनका क्या होगा? नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुए हैं अगर, तो वो किसी भी जगह पे हैं वो फारिग। लेकिन अगर सेनेट से ओरिजिनेट हुए हैं, वो सेनेट में है, वैलिड रहेंगे। भाई क्लियर? क्वेश्चन कर लेंगे? कोई प्रॉब्लम? चलिए आज अच्छा MCQs, मनी बिल की टाइम लिमिट नहीं है, प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता। जब जॉइंट सीटिंग से अप्रूवल हो जाए फिर प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा MCQs 14 लाजमी कहने हैं, 14 MCQs करके आएंगे, फिर हम कल इस काबिल हो सकेंगे सिलेबस कंप्लीट कर सके, वरना नहीं। और बाकी का प्लान मैं आपको कल बताऊंगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।